हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम फिर एक बार आपके सामने आए हैं। आज का टॉपिक जो रहेगा दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सॉल्युबिलिटी की पहले हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। सो यू पेन इट डाउन प्लीज। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute. It is the maximum amount of solute that can be dissolved in a particular amount of solvent at a given temperature and pressure. At a given temperature and pressure. At a given temperature and pressure. Okay, so this is the definition of solubility. That is, solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in a particular amount of solvent at a given temperature and pressure. तो हम देखेंगे इसका मतलब क्या बनता है। तो मतलब सिंपल है कि कितना अमाउंट सोल्यूट का आप डिसॉल्व कर सकते हो एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा वो आप कांस्टेंट रखोगे, और उस कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होगा उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ओके, इज वेरी सिंपल। तो हमें पता है बेटा, हम सोल्यूट को डालते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, और वहां पे क्या बनता है, सॉल्यूशन, एज वी नो इट। ओके, हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनाते हैं सॉल्यूशन। अब ये सोल्यूट जो है ये कितना आप डिसॉल्व करोगे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, सो दैट वहां पे सॉल्यूशन बने। इसका अमाउंट, एक सोल्यूट का अमाउंट कितना होना चाहिए एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व हो जाए और वहां पे सॉल्यूशन बने, यही हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज सॉल्युबिलिटी। ओके, इज वेरी सिंपल। इज द अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हो एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, जो कि आपके पास ऑलरेडी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। उस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर पाओगे आप, दैट इज सॉल्युबिलिटी। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है इसके बेटा केसेस बनते हैं। जो इसके केसेस हैं वो 3 केसेस बनते हैं। 3 केसेस सॉल्युबिलिटी के, हमें 3 केसेस पढ़ने हैं। आपको पता ही है, दिस 12th क्लास, और आपके सिलेबस में होते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस और आपके सिलेबस में होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब वो सॉल्यूशंस 2 कंपोनेंट्स के बने होते हैं और उनका जो स्टेट होता है वो लिक्विड होता है। तो यहां पे जो 3 केसेस बनेंगे, हमें पता है लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। हम सोल्यूट बेटा और सॉल्वेंट को मिला के सोल्यूशन बनाते हैं ना। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हम सोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन आपका सोल्यूशन यहां पे क्या होगा, लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड सोल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट हमेशा आपका लिक्विड रहेगा और सोल्यूट क्या होगा, ये तो या तो गैस होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो आपका सॉलिड होगा। तो पहला केस जो बनेगा दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दैट इज लिक्विड सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी, लेकिन जहां पे आपका सोल्यूट क्या रहेगा, वो सॉलिड रहेगा। पहला केस क्या बनेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहले हम वही केस खत्म करेंगे, फिर हम आएंगे लिक्विड पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, फिर हम आएंगे गैस पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सो वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट केस ऑफ सॉल्युबिलिटी, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फर्स्ट केस ऑफ सॉल्युबिलिटी वी विल स्टार्ट, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, सो हमारा केस क्या है, केस फर्स्ट है हमारा, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो मतलब क्या बनता है इसका, कि हमारे पास एक सोल्यूट होगा, लेकिन वो सोल्यूट क्या होगा हमारे पास, वो बेटा सॉलिड होना चाहिए, और हमारे पास एक सॉल्वेंट होगा,
वो बेटा क्या होना चाहिए, एज वी आर डीलिंग विद लिक्विड सॉल्यूशन, वो तो सिंपली लिक्विड होगा, और जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो क्या होगा, वो भी लिक्विड स्टेट में होगा। बिकॉज लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि जो सॉल्यूशन का स्टेट होता है वही स्टेट होता है सॉल्वेंट का। तो यहां पे सॉल्युबिलिटी हमें किसकी पढ़नी है, कितना सोल्यूट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, लेकिन सोल्यूट हमारा सॉलिड होना चाहिए, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। इसमें जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल हम ले रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, solubility of NaCl in water, बहुत ही इंपॉर्टेंट solubility of NaCl in water, ये हमारा केस स्टडी है। सिंस NaCl क्या है बेटा, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड, वही हमें पढ़ना है ना, solubility of solid in liquid। तो NaCl in water की solubility चेक करने से पहले मुझे देखना है ये NaCl इसका नेचर कैसा है और ये वाटर इसका नेचर कैसा है। अगर मैं NaCl बोलूं ना, ये NaCl क्या होता है बेटा, ये Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। सर ये एक आयनिक कंपाउंड होता है, क्या होता है बेटा, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। तो इसके बाद ये जो आयनिक कंपाउंड है NaCl, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, हाँ 3D स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें, 3D स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है इसका। सर क्रिस्टल लैटिस या आप उसको सॉलिड लैटिस भी बोल सकते हो, ठीक, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। सर उसका मतलब क्या है कि ये जो NaCl होता है बेटा, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है इसका, या सॉलिड लैटिस भी बोल सकते हो, या क्यूबिक लैटिस भी बोल सकते हो। एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस NaCl का, ये है क्यूब। और आपको पता है ये जो क्यूब होता है, क्यूब में क्या होते हैं बेटा, क्यूब में होते हैं 12 एजेस, ये आपको पता है, और क्यूब में होते हैं 8 कॉर्नर्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यूब में होते हैं 12 एजेस और क्यूब में होते हैं 8 कॉर्नर्स। इस NaCl का क्रिस्टल कुछ ऐसा ही है, NaCl का क्रिस्टल जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ क्यूब जैसा है। और आपको और एक चीज यहां पे याद रखनी है, इस क्यूब में, इस NaCl के क्रिस्टल में, इस क्रिस्टल में 12 एजेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। और यहां पे आपको याद रखना है जो Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव इन एजेस पे होते हैं बेटा, इन एजेस पे होते हैं या इन कॉर्नर्स पे होते हैं। 8 कॉर्नर्स हैं और 12 एजेस हैं। जो Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव आयंस जो होंगे एजेस पे या कॉर्नर्स पे बेटा, वो लूजली बाउंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वो लूजली बाउंड होते हैं। तो आप यहां पे लिखोगे कि ये जो कॉर्नर्स पे Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव कॉर्नर्स या एजेस पे होते हैं बेटा, ये लूजली बाउंड होते हैं। ये आपको पहले ही याद रखना है, ये क्या है, लूजली बाउंड है। अब Na पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हमने देखा, सर Na पॉजिटिव क्या है, NaCl का स्ट्रक्चर हमने देखा, सर NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है। इस आयनिक कंपाउंड का अगर 3D में आप देखोगे, ये क्यूबिक लैटिस होता है, सिंपल क्यूब होता है, और इस क्यूब में 12 एजेस होंगे जैसे क्यूब में होते हैं, और इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं जैसे क्यूब में होते हैं। और इन 12 एजेस और 8 कॉर्नर्स पे जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयन्स होते हैं एजेस और कॉर्नर्स पे, वो क्या होते हैं सर, वो लूजली बाउंड होते हैं। ये था किसका, NaCl का स्ट्रक्चर। और आप ये भी बोल सकते हो, ये जो NaCl है ना, क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, हम इसको बोल सकते हैं ये एक पोलर आयनिक कंपाउंड है ही, और इसके साथ साथ ये क्या है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है या पोलर कंपाउंड है। मतलब इसमें पोलैरिटी है, सिंपल, इट हैज गॉट 2 पोल्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसमें सर पोलैरिटी है। ओके, तो इसके बाद हमें इस NaCl को किस में डालना है सर, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। अब हम देखेंगे थोड़ा सा वाटर के बारे में, ठीक। अगर आप वाटर देखोगे ना, वाटर की केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आप बोलते हो, दैट इज H2O। वाटर में होते हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, दैट विल बी लाइक दिस, ठीक। यहां पे बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, और क्योंकि ऑक्सीजन इसमें है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो इसके ऊपर होता है डेल्टा नेगेटिव और इस H के ऊपर होता है डेल्टा पॉजिटिव, दोनों साइड से, ठीक। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो वाटर है ना सर, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते, ये भी एक बेटा पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि इसमें पोलैरिटी है, इसमें पॉजिटिव भी है, इसमें नेगेटिव भी है। हमने वाटर का स्ट्रक्चर देखा, यस सर, क्या है उसमें डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन पे, डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, और जो बॉन्ड एंगल है दैट इज इक्वल टू 104.5 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 104.5 डिग्री। हाँ, हमने देखा वाटर के बारे में। और जो वाटर है इसमें पोलैरिटी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, थोड़ा सा ही है,
है, लेकिन है ना ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। अगर आप NaCl का देखोगे ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक। हमें ये NaCl डालना है किसमें? पानी में। अब हम देखेंगे पानी में जब हम ये NaCl डालेंगे इसके साथ क्या होगा, क्या होगा इसके साथ, वो हम देखेंगे आगे। देखो बेटा, जब आप NaCl के क्रिस्टल को पानी में डालोगे, अब आपको एक चीज पता चली, वो क्या? दैट इज NaCl जो है, जब मैंने इसको, ये बीकर है मेरे पास, इसमें पानी है, ठीक, इसमें बेटा पानी है, मैंने इसमें NaCl डाला, NaCl मैंने इसमें डाला। जब मुझे पता है NaCl भी क्या है? पोलर है, और वाटर भी क्या है? वाटर एज सॉल्वेंट है यहां पे, लेकिन पोलर वाटर भी है। जब मैं NaCl के क्रिस्टल को डालता हूं पानी में, इसके साथ क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स इस NaCl के क्रिस्टल के साथ कोलाइड करते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स इस NaCl के क्रिस्टल के साथ क्या करते हैं बेटा? कोलाइड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं इस NaCl क्रिस्टल को। और आपको मैंने ऑलरेडी बोला कि ये जो NaCl क्रिस्टल है, इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव जितने भी होंगे, कॉर्नर्स और एजेस पे वो लूजली बाउंड होते हैं। सर व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन अगर इस NaCl के क्रिस्टल को आप थोड़ा सा भी स्ट्राइक करोगे ना, ये जो इसमें Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव आयन्स जो लूजली बाउंड है वो बाहर निकलेंगे। तो सेम इज द केस हियर। NaCl आपने डाला पानी में, हमें पता है NaCl का कैसा स्ट्रक्चर है सर? क्रिस्टल लाइट स्ट्रक्चर, या क्यूब लाइक होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा? वो इस NaCl के क्यूब को स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं इसके साथ। तो जब कोलाइड करते हैं, कोलिजन्स होते हैं, मल्टीपल कोलिजन्स होते हैं, ये NaCl क्या करता है बेटा? ये NaCl टूट जाता है किसमें? Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। क्योंकि ये Na पॉजिटिव और Cl, हमने डाला इस NaCl को पानी में, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कहां पे जाएंगे सर? ये इसी पानी में, इसी पानी में Na पॉजिटिव अलग और Cl नेगेटिव अलग। इसके बाद क्या होगा? इस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को जब आपका क्यूब, आपने साल्ट डाला था NaCl पानी में, वो क्यूब लाइक था, उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो कॉर्नर्स पे हैं, एजेस पे हैं, वो लूजली बाउंड है। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स उस NaCl के क्रिस्टल को कोलाइड करते हैं, जो लूजली बाउंड आयन्स होंगे वो बाहर निकलेंगे। क्या निकला बाहर? Na पॉजिटिव Cl, लेकिन बहुत सारे Na पॉजिटिव, बहुत सारे Cl नेगेटिव निकले बाहर। बाहर किस में गए? क्योंकि आपने इसको डाला है पानी में, वो तो पानी में बिखर गए। बिखरने के बाद क्या होता है? हमें पता है बेटा वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, वहां पे हमने देखा। तो अगर ये Na पॉजिटिव अलग है, अब अकेले है पानी में, इसके नजदीक कौन आएगा सर? ये पॉजिटिव है, इसके नजदीक आएगा नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव वाटर को है नेगेटिव, यस सर है ना ऑक्सीजन पे, तो इसके नजदीक आएगा ऑक्सीजन। ऐसे यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। तो चारों ओर इसको आते हैं यही वाटर के मॉलिक्यूल्स, डेल्टा नेगेटिव, दिस डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। चारों ओर आप ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाओ, इस Na पॉजिटिव क्रिस्टल, इस Na पॉजिटिव आयन को ये वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों ओर सराउंड करेंगे लाइक दिस फैशन। इस फैशन में आप देख सकते हो इस Na पॉजिटिव का कुछ हाल इस तरह होगा कि इसके चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड करेंगे बेटा, चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड करेंगे। ये तो था Na पॉजिटिव। चलो Cl नेगेटिव के साथ क्या होगा? Cl नेगेटिव भी पानी में बिखरा पड़ा है, इसके नजदीक क्या आएगा? सिंस दिस इज नेगेटिव, इसके नजदीक आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाटर में है, यस सर है ना हाइड्रोजन पे, तो इसके नजदीक आएगा बेटा हाइड्रोजन। कुछ इस तरह इसके नजदीक हाइड्रोजन आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव। दिस यहां से भी एक हाइड्रोजन, यहां से भी एक हाइड्रोजन, और यहां से ऑक्सीजन, डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। चारों ओर इट इज, मैं यहां पे दो साइड से दिखा सकता हूं, तो आप चारों ओर दिखा सकते हो ऐसे। यहां से भी आ सकता है, यहां पे H डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज H डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज O डेल्टा नेगेटिव, और यहां से भी आ सकते हैं ऐसे, डेल्टा पॉजिटिव, H डेल्टा पॉजिटिव, और O पे होगा डेल्टा नेगेटिव। अब आपने देखा Na पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ Na पॉजिटिव, और इसके चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। Cl नेगेटिव कन्वर्ट हुआ Cl नेगेटिव, और इसके चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। सर क्या मैं बता सकता हूं वाटर ने एक कवर बनाया Na पॉजिटिव के इर्द गिर्द? यस ऑब्वियसली बता सकते हो। क्या मैं बता सकता हूं सर Cl नेगेटिव के इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल्स एक शीट लाइक या कवर लाइक बनाते हैं? यस सर। और इन आयन्स को जहां पे Na पॉजिटिव को चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, Cl नेगेटिव को चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर रहे हैं, तो इन आयन्स को आप बोलते हो बेटा हाइड्रेटेड आयन्स। व्हाट यू कॉल देम? हाइड्रेटेड आयन्स।
इन आयन्स को अब आप नहीं बोलोगे सिंपल आयन दैट इज पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन दैट इज कैटायन और एनायन, नहीं बेटा, अब इनका नाम आपने कुछ और रखा है दैट इज हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन क्यों? क्योंकि अब ये अकेले नहीं है, इनके चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके सो सर चलो हमने देखा कि Na पॉजिटिव के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स, Cl नेगेटिव के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या इस वाटर मॉलिक्यूल्स के सराउंड होने से Na पॉजिटिव को कोई फायदा हो सकता है? मैं बोलूंगा यस, फायदा है इसको एक फायदा है दैट इज Na पॉजिटिव, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आपको पता है चार्जड स्पीशीज क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं अनस्टेबल। और यहां पे इस Na पॉजिटिव को ये वाटर बोलता है कि आपकी ये पॉजिटिव चार्ज है ना, मैं इसको रिड्यूस करूंगा, थोड़ा सा कम करूंगा, और इस बहाने ये इसको सराउंड करता है और इस Na पॉजिटिव को ये ऑक्सीजन सराउंड जब करेगा, ये ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव है ना, ये इस पॉजिटिव को थोड़ा सा कम करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज इसकी कम हुई, सर Na पॉजिटिव इससे पहले पूरा पॉजिटिव था इस पे, अगर ऑक्सीजन ने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसको दिए, क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, Na पॉजिटिव इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये है ना डेल्टा नेगेटिव, थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन कलर्ड है इसके पास, ये इसको बोलता है ये जो आपकी पॉजिटिव चार्ज है ना, मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगा, और इस इंटरेक्शन को बोलते हैं, क्योंकि Na पॉजिटिव आयन है बेटा, Na पॉजिटिव आयन है, और ये जो है ना ये वाटर का मॉलिक्यूल, इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ये क्या है? ये डायपोल है सर, ये डायपोल है, इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। Na पॉजिटिव क्या है? आयन, और वाटर क्या है? डायपोल है, इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और इस इंटरेक्शन को मैं बोलता हूं आयन डायपोल इंटरेक्शन। आयन डायपोल इंटरेक्शन क्या बोल रहा हूं बेटा? आयन डायपोल इंटरेक्शन। सर आयन डायपोल इंटरेक्शन से क्या होगा? यहां पे आयन डायपोल इंटरेक्शन से आयन का जो चार्ज है वो थोड़ा सा कम होगा, चार्ज कम होगा। अगर इस पे चार्ज था ये अनस्टेबल था, अब इस पे चार्ज जब कम होगा ये स्टेबलाइज होता है, और आयन डायपोल इंटरेक्शन ये क्या करता है बेटा? लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ आयन्स। इससे क्या मिलती है? इन आयन्स को थोड़े से ये स्टेबलाइज होते हैं, सर क्या मैं बोलूं क्लोरीन Cl नेगेटिव भी थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा ना, इसको एक्सेस चार्ज है, नेगेटिव कलर्ड है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है ज्यादा, ये अनस्टेबल है, और ये नेगेटिव चार्ज इसको कौन छीनेगा, कौन कम करेगा? ये H पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूं Cl नेगेटिव आयन भी स्टेबलाइज होता है थोड़ा सा, और Na पॉजिटिव आयन भी स्टेबलाइज होता है थोड़ा सा। और इसके साथ साथ आपने देखा ये जो NaCl का क्रिस्टल था, जब इससे Na और Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव बाहर निकले, ये क्रिस्टल का साइज कम हुआ कि ज्यादा हुआ? सर ऑब्वियसली कम ही होगा, क्योंकि आपने बोला ये NaCl क्रिस्टल था, इसका स्ट्रक्चर जो था वो क्यूबिक स्ट्रक्चर था। ओके, वो कैसा था? वो क्यूबिक स्ट्रक्चर था। अब इससे Na पॉजिटिव भी बाहर निकले, Cl नेगेटिव भी बाहर निकले, लेकिन सारे Na पॉजिटिव सारे Cl नेगेटिव नहीं बेटा। कौन से Na पॉजिटिव और कौन से Cl नेगेटिव? जो लूजली बाउंड थे। अब देखा ये NaCl था पूरा क्रिस्टल, जब मैंने पानी में डाला ये थोड़ा सा इससे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कम हुए, जब बाहर निकले इसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस होगा। तो साइज रिड्यूस होना, इसका साइज NaCl का साइज रिड्यूस होना विद टाइम। कैसे रिड्यूस हुआ? इससे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बाहर निकले, वो कहां गए? वो हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हुए, और इसी को मैं बोलता हूं ये जो आपने सल्यूट डाला बेटा, सल्यूट डाला किस में? सॉल्वेंट में, और आपने देखा विद टाइम ये सल्यूट का जो साइज था वो विद टाइम कम हुआ, और इस प्रोसेस को, और जब कम होगा वो क्या बनाएगा? वो सॉल्यूशन बनाएगा, क्योंकि वो डिसॉल्व हुआ है। कम हुआ उसका मतलब क्या है? सर वो डिसॉल्व हुआ है पानी में, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स पोलर थे, उन्होंने उन आयन्स को के इर्द गिर्द एक शीट लाइक, एक कवर लाइक स्ट्रक्चर बनाया। और क्या मैं बोल सकता हूं ये जो सल्यूट है इसका साइज कम हुआ? यस सर, डिक्रीज हुआ इसका साइज, और डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स विद टाइम ये गायब होता है, विद टाइम जितना आपने डाला था वो गायब होगा, और उस प्रोसेस को मैं बोलता हूं, एक फॉरवर्ड प्रोसेस है, उसको मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन। दैट इज एक ही एरो, ऊपर से एक एरो, क्योंकि हम रिवर्स प्रोसेस और एक देखेंगे यहां पे। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। किस प्रोसेस को? NaCl के क्रिस्टल्स या NaCl के क्रिस्टल्स, उनका साइज जो ही कम हुआ जब आपने उसको किस में डाला? सॉल्वेंट में, और यहां पे सॉल्वेंट क्या है? वाटर है बेटा। और वो किस में कन्वर्ट हुए? सर उन्होंने सॉल्यूशन बनाया, वो गायब हुए वाटर में, और उस प्रोसेस को आपने बोला डिसोल्यूशन। सर सॉल्यूट क्या है यहां पे? सॉल्यूट था NaCl। दिस फॉरवर्ड प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। लेकिन बेटा यही तक कहानी नहीं है, कहानी अभी बाकी है, अभी आधी स्टोरी बाकी है। आधी स्टोरी क्या है?
कभी कभी सर क्या हो सकता है, कभी कभी कि जो आपने हाइड्रेटेड आयन बनाए, हाइड्रेटेड आयन्स जो आपने बनाए, किसके हाइड्रेटेड आयन्स बनाए हमने? Cl नेगेटिव के भी हमने देखे और Na पॉजिटिव के भी देखे हमने हाइड्रेटेड आयन्स। कभी कभी क्या होता है बेटा, ये हाइड्रेटेड आयन जो होता है ना, ये वापस स्ट्राइक करता है इस क्रिस्टल के साथ या दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये हाइड्रेटेड आयन, यहां पे मैं बनाऊंगा ना एक हाइड्रेटेड आयन, ये Na पॉजिटिव था, हमने देखा इस Na पॉजिटिव को ऐसे हाइड्रेशन हुई थी, डेल्टा नेगेटिव और इस तरह डेल्टा पॉजिटिव और इस तरह H डेल्टा पॉजिटिव, और यहां से भी इसको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, यहां से भी इसको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, यहां से भी इसका ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन के एटम इसको सराउंड कर रहे थे या वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर रहे थे, मैंने इसको बोला था हाइड्रेटेड आयन। और कभी कभी क्या होता है, ये हाइड्रेटेड आयन वापस स्ट्राइक करता है अपने क्रिस्टल के साथ जिसका साइज डिक्रीज हुआ था, और ये जब स्ट्राइक करता है उस क्रिस्टल के साथ, ये वाटर मॉलिक्यूल्स लीव करता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसको बाउंड कर रहे थे ये उनको छोड़ता है और वापस घुसता है अपने क्रिस्टल में। और अगर ये वापस गया किसमें, क्रिस्टल में, वापस आया अपनी जगह पे जहां से ये निकला था, वापस आया उसी जगह पे, तो विद टाइम आप देखोगे क्रिस्टल का साइज जो डिक्रीज हो रहा था वो फिर से थोड़ा सा इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं सर इससे पहले ये जो Na पॉजिटिव था ना, Na पॉजिटिव ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ था, उसको मैंने बोला था डिसोल्यूशन, ये सॉल्यूशन में था, अब ये सॉल्यूशन से वापस निकल रहा है, किस में जा रहा है, वापस जब निकल रहा है ये वाटर को छोड़ रहा है अलग और NaCl के क्रिस्टल के साथ जुड़ रहा है, और इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पे दो प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस डिसोल्यूशन और दूसरी प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन। अब मैं इनको थोड़ा सा सम अप करूंगा। देखो डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है जब आपने NaCl डाला पानी में। NaCl का स्ट्रक्चर कैसा था सर, क्यूबिक स्ट्रक्चर था या क्यूबिक लैटिस, ठीक, क्यूबिक लैटिस। और NaCl को जब आपने पानी में डाला उस क्यूब में बहुत सारे Na पॉजिटिव बहुत सारे Cl नेगेटिव होते हैं, और जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होते हैं कॉर्नर्स पे, एजेस पे वो लूजली बाउंड होते थे। और जब मैंने NaCl को पानी में डाला, वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इस NaCl के साथ इस NaCl के क्रिस्टल के साथ कोलाइड किया। कोलाइड करने के बाद इस NaCl क्रिस्टल से वो लूजली बाउंड आयन्स बाहर निकले कहां गए, पानी में। और पानी में उन लूजली बाउंड जो आयन्स निकले इस NaCl क्रिस्टल से पानी में गए, वो पानी में जाने के बाद वो स्टेबलाइज हो गए, उनमें उन पे चार्ज थी, वो अनस्टेबल थे, वो थोड़े से स्टेबलाइज हो गए। कब, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स ने उनको सराउंड किया। और वाटर के मॉलिक्यूल जब उन्होंने उनको सराउंड किया, मैंने उनको बोला हाइड्रेटेड आयन्स, बोला था ना मैंने उनको हाइड्रेटेड आयन्स। और उस प्रोसेस को मैंने बोला डिसोल्यूशन। क्या, जब सोल्यूट जो मेरा था NaCl, जब वो थोड़ा सा उससे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव निकलेंगे, सॉल्वेंट में जाएंगे, वाटर में जाएंगे और कन्वर्ट होंगे हाइड्रेटेड फॉर्म में, उस प्रोसेस को मैंने बोला डिसोल्यूशन। मतलब NaCl का साइज जितना था पहले जब आपने डाला था, वो विद टाइम कम साइज हो रहा है उसका, दैट इज विद टाइम वो क्या हो रहा है, डिसॉल्व, वो गायब हो रहा है। इसके बाद मैंने बोला एक वापस प्रोसेस, कभी कभी हाइड्रेटेड आयन कभी कभी वापस स्ट्राइक कर सकता है क्रिस्टल के साथ, और जब ये स्ट्राइक करेगा ये अपने वाटर मॉलिक्यूल जो इसको कवर कर रहे थे ये उनको छोड़ेगा और वापस जाएगा क्रिस्टल में। तो क्या मैं बोल सकता हूं सर सॉल्यूशन जो बना था, जो हाइड्रेटेड आयन्स थे सॉल्यूशन में, वो वापस स्ट्राइक करेंगे क्रिस्टल के साथ जिसका थोड़ा साइज बचा था, वो जब स्ट्राइक करेंगे उसके साथ वो वाटर मॉलिक्यूल्स छोड़ेंगे, वापस निकला वाटर, और जो आयन्स थे वो वापस चले गए क्रिस्टल में, जो सोल्यूट में, जो इसका पहले क्रिस्टल था ये वापस जुड़ गए अपने क्रिस्टल के साथ, और इस प्रोसेस को मैंने बोला क्रिस्टलाइजेशन। बेटा इनिशियली क्या होता है जब हम स्टार्ट करते हैं ये प्रोसेस सॉलिड को डिसॉल्व करना वाटर में, जब हम ये स्टार्ट करते हैं इनिशियली पहले क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो होता है बेटा, ये पहले इनिशियल स्टेजेस में रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा होता है किससे, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। पहले रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। विद टाइम क्या होता है बेटा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन विद टाइम स्लो हो जाती है, विद टाइम ये थोड़ा सा इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। पहले बहुत ज्यादा स्पीड थी, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत कम थी। विद टाइम रेट ऑफ डिसोल्यूशन पहले बहुत ज्यादा थी ना, विद टाइम ये स्लो कम हो रही है, और विद टाइम रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज हो रही है। अब देखो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ये था, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां पे था, विद टाइम रेट ऑफ डिसोल्यूशन कम और विद टाइम रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज। एक स्टेज आता है जब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और
रेट ऑफ डिसोल्यूशन एक ही स्टेज पे आते हैं, एक ही लेवल पे आते हैं। दैट इज एक स्टेज आता है जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन दैट इज फॉरवर्ड प्रोसेस वो बराबर होती है किसके, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। एक स्टेज आता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन बनता है बराबर रेट ऑफ क्रिस्टल। मैंने बोला पहले रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से, फिर क्या होता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन विद टाइम कम हो जाता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विद टाइम ज्यादा हो जाता है। एक स्टेज आता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन हो जाता है बराबर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। जब ये स्टेज आएगा इस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। और ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्यों डायनामिक इक्विलिब्रियम आप इसको बोलते हो, क्यों बेटा आप इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हो? इसलिए क्योंकि आपको लगता है जब आप सॉल्यूशन में नजर मारते हो आपको लगता है जो प्रोसेस हो रही थी ना, चाहे डिसोल्यूशन चाहे क्रिस्टलाइजेशन, वो स्टॉप हुई है, अब इस सॉल्यूशन में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन असल में इसमें इक्विलिब्रियम स्टेज आया होता है, इसमें डिसोल्यूशन भी हो रही होती है और क्रिस्टलाइजेशन भी हो रही होती है। मैंने बोला जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा बराबर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे, आपको लगता है इस सॉल्यूशन में अब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन में दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं लेकिन एट द सेम रेट, ठीक, एट द सेम रेट। दैट इज रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है बराबर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस स्टेज को हम बोलते हैं कौन सा स्टेज, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज। और इस स्टेज पे बेटा जितना सॉल्यूट आपने डाला था बस उतना ही सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। जितना, फिर से मैं बोलूंगा, जितना सॉल्यूट आपने डाला था इस स्टेज तक उतना ही डिसॉल्व होगा। उसके अलावा अगर आप और सॉल्यूट डालने की कोशिश करोगे वो डिसॉल्व नहीं होगा। और मैं बोलता हूं इस सॉल्यूशन को, अब ये जो सॉल्यूशन बना जिसमें रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा बराबर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, और नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, अब आप और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाँ, SUTURATED, हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने बोला सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा बराबर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, या जिसमें आप और नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। आप और सॉल्यूट डिसॉल्व करना चाहोगे लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगा, उस सॉल्यूशन को आप बोलते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ, SA है, SATU, हाँ, उस सॉल्यूशन को आप बोलते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा इसका अपोजिट होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप क्या करते हो बेटा, उसमें आप फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो क्योंकि उसमें अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया होता है। लेकिन जब उसमें इक्विलिब्रियम आएगा उसमें आप और कितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व करना चाहोगे वो नहीं होगा। अब लास्ट के 2 पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा यहां पे जो आपको इस साल नीट के पेपर में पूछा गया था। देखो बेटा, मैंने बोला आपको पहले जब NaCl हम डालते हैं वाटर में, जब हम NaCl डालते हैं ना वाटर में, तो मैंने आपको बोला ये जो NaCl होता है ये क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल, इसका स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल लैट्स लाइक, ये ना, ये NaCl जब आपने पानी में डाला इसका होता है स्ट्रक्चर कुछ क्रिस्टल लाइक, हाँ, ये क्यूबिक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और मैंने बोला वाटर के मॉलिक्यूल्स इस NaCl क्रिस्टल के साथ कोलाइड करते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स इसके साथ कोलाइड करते हैं, हाँ, कोलाइड करते हैं। और मैंने बोला जब वो कोलाइड करते हैं इससे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बाहर निकलते हैं। लेकिन कौन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सर, जो एजेस पे होंगे और जो कॉर्नर्स पे होंगे। क्यों निकलेंगे वही, क्योंकि वो एजेस और कॉर्नर्स पे जो आयन्स होते हैं Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव वो लूजली बाउंड होते हैं। और मैंने बोला ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको कोलाइड करेंगे और इससे ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बाहर निकालेंगे। मैंने बोला इस वाटर मॉलिक्यूल को, क्या आपको लगता है इन वाटर मॉलिक्यूल्स को इस क्रिस्टल से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बाहर निकालने में कुछ एनर्जी लगेगी? यस सर, ऑब्वियसली लगेगी। और उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, लैटिस एनर्जी। सर क्या होता है लैटिस एनर्जी? मैं बोलूंगा लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जिससे आप एक NaCl का जो क्रिस्टल होता है उसको ब्रेक करोगे, किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स में। और ये यहाँ पे ये लैटिस एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी हमें लगती है NaCl के क्रिस्टल को ब्रेक करने में, क्या मैं बोलूंगा ये जो लैटिस एनर्जी है सर ये एंडोथर्मिक है,
क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ती है। यस सर, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ती है ये क्रिस्टल को ब्रेक करने में। सर क्या मैं बोल सकता हूं इसका डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको पता है जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, दैट इज हमें यही से हीट देनी पड़ती है। तो अब आपने ये चीज याद रखा, जो NaCl का क्रिस्टल होगा, वाटर के मॉलिक्यूल जब इसको कोलाइड करेंगे, इससे जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, उस बाहर निकालने में वाटर को मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है, और उस एनर्जी को बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी। क्लियर? और ये लैटिस एनर्जी क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है, और एंडोथर्मिक का डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। ये हुआ एक पार्ट। फिर मैंने दूसरा बोला था कि ये जो Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव, ठीक, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब बाहर निकलते हैं, मैंने बोला ये Na पॉजिटिव भी हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट होता है और ये Cl नेगेटिव भी हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट होता है। दैट मींस इस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स घेरते हैं, और ये Na पॉजिटिव क्या बनता है? फिर हाइड्रेटेड Na पॉजिटिव। ये Cl नेगेटिव क्या बनता है? फिर हाइड्रेटेड Cl नेगेटिव। और उस Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव जब ये कन्वर्ट होंगे हाइड्रेटेड फॉर्म में, मैंने बोला था इससे, इस हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने से ये Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव ये क्या होते हैं सर? ये स्टेबलाइज होते हैं। ये स्टेबलाइज होते हैं, ठीक, ये क्या होते हैं बेटा? ये स्टेबलाइज होते हैं। स्टेबलाइज मतलब ये स्टेबल बन जाता है, ये बेटा स्टेबल बन जाते हैं। अब देखो, इनके इससे पहले ये अनस्टेबल थे, इनमें बहुत एनर्जी थी। अब जो ही ये स्टेबलाइज होंगे, जो ही ये स्टेबल बनेंगे, ये एनर्जी को रखेंगे कि एनर्जी को देंगे? आपको पता होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी। इससे पहले जब ये Na पॉजिटिव था, सिर्फ Na पॉजिटिव, ये अनस्टेबल था, इसमें बहुत एनर्जी थी। अब जब ये हाइड्रेटेड में कन्वर्ट हुआ, इसको एनर्जी कम करनी है, ये स्टेबलाइज होगा ना, इसको एनर्जी कम करनी है, मींस ये एनर्जी देगा। तो अब आपने ये याद रखना है, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव जब क्या कन्वर्ट होते हैं? जब ये हाइड्रेटेड बनते हैं बेटा, ये हाइड्रेटेड बनने से क्या होते हैं? ये स्टेबलाइज होते हैं। अगर ये स्टेबलाइज होंगे मींस इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा थी, अब ये एनर्जी अपनी कम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको स्टेबल बनना है। इसका मतलब ये एनर्जी क्या करेंगे? अभी भी एनर्जी पकड़ेंगे या एनर्जी को रिलीज करेंगे? सर ये एनर्जी को रिलीज करेंगे। इनके पास बहुत एनर्जी थी, ये वो एनर्जी रिलीज करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे ये स्टेबलाइज होंगे। अब जो ही इन्होंने एनर्जी रिलीज की बेटा, जब ये एनर्जी रिलीज करेंगे, मैं बोलूंगा इसका डेल्टा एच जो होगा वो नेगेटिव होगा। दैट इज ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एनर्जी निकल रही है बेटा। क्यों? क्योंकि एनर्जी वहीं से निकल रही है। अब देखो, मैंने बोला NaCl का क्रिस्टल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने में लैटिस एनर्जी लगती है, और लैटिस एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज डेल्टा एच पॉजिटिव। फिर मैंने बोला NaCl क्रिस्टल जब ब्रेक हुआ, वहां से निकला Na पॉजिटिव, वहां से निकला Cl नेगेटिव। वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वाटर में बिखरने के बाद वाटर उसको कवर करेगा चारों ओर, वाटर उनको कन्वर्ट करेगा हाइड्रेटेड फॉर्म में, और हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या हो जाते हैं? स्टेबलाइज होते हैं। स्टेबलाइज मतलब वो स्टेबल बन जाते हैं। अगर कोई चीज स्टेबल बनेगी ना, वो अपनी एनर्जी कम करती है। जब ये आयन्स थे, ये अनस्टेबल थे, इनके पास बहुत एनर्जी थी, लेकिन जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ये अपनी एनर्जी कम करेंगे। एनर्जी कैसे कम करेंगे? ये जितनी एनर्जी इनके पास है, ये वो बाहर फेंकेंगे। अगर एनर्जी इन्होंने बाहर फेंकी मींस एनर्जी निकल रही है, दैट इज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कौन सी मैं बोलूंगा, जब आयन्स कन्वर्ट होते हैं ना हाइड्रेटेड फॉर्म में, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वहां से एनर्जी निकलती है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच इसका क्या होगा सर? डेल्टा एच इसका नेगेटिव होगा। तो इस एनर्जी जो ये निकलती है ना हाइड्रेटेड आयन से, जो एनर्जी निकलती है, उसको मैं बोलता हूं हाइड्रेशन एनर्जी। याद रखना, उसको मैं बोलता हूं हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब आपने दो चीज याद रखने हैं, एक हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरी लैटिस एनर्जी। सर लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है बेटा जो क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने में लगती है। हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब आयन हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो स्टेबलाइज होता है, वो स्टेबल बनता है। इसका मतलब जो इसके पास एनर्जी है वो रिलीज करेगा, छोड़ेगा, वो एनर्जी छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको अब मिनिमम एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी अचीव करनी है। अब आपने ये याद रखा कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है। आपको नीट में इस साल क्वेश्चन आया था कि
एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए हमें क्या होना चाहिए, लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए देन लैटिस एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी दैट मींस आपको क्रिस्टल ब्रेक नहीं हो रहा है, आपको क्रिस्टल ब्रेक करने में बहुत एनर्जी लगेगी। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेक करने में बहुत एनर्जी लगेगी दैट मींस उसका डिसोल्यूशन नहीं होगा। जब डिसोल्यूशन नहीं होगा तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? दिस वाज वेरी सिंपल कि हाइड्रेशन एनर्जी फॉर ए सॉल्यूशन फॉर्मेशन, हाइड्रेशन एनर्जी दैट इज डेल्टा एच वो ज्यादा होनी चाहिए, डेल्टा एच हाइड्रेशन ज्यादा होनी चाहिए डेल्टा एच लैटिस। तो मैं ये कंक्लूडिंग पॉइंट यहां पे लिखना चाहूंगा, दैट इज डेल्टा एच हाइड्रेशन शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच लैटिस। डेल्टा एच हाइड्रेशन शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच लैटिस। ये किस लिए है? ये हमेशा आप याद रखोगे सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन फॉर्मेशन? जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, जब आप सॉलिड को डिसॉल्व करते हो लिक्विड में, उस टाइम हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से। क्यों सर? क्योंकि लैटिस एनर्जी आपको देनी पड़ती है। क्यों? किस लिए? क्रिस्टल ब्रेक करने के लिए। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी मींस आपको बहुत एनर्जी अवेलेबल रखनी है क्रिस्टल को ब्रेक करने में। वो तो दिक्कत है ना आपके लिए। आप चाहते हो क्रिस्टल जल्दी टूटे, वो सॉल्युबल बन जाए, तो सॉल्युबल वो तब बनेगा जल्दी जब उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। और हाइड्रेशन एनर्जी क्यों चाहते हो आप ज्यादा? क्योंकि जब वो क्रिस्टल ब्रेक हुआ उससे आयन्स निकले, वो आयन्स हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हुए और आप चाहते हो वो आयन्स स्टेबल रहे, पानी में ही रहे, उसको कवर करे पानी, क्योंकि तभी वो सॉल्युबल है। इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी उनकी ज्यादा होनी चाहिए। जब वो रिलीज करेंगे एनर्जी तभी वो स्टेबल होंगे ना। सो दिस वाज अबाउट द कांसेप्ट दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दिस वाज लाइक ड्राई कांसेप्ट, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान रखोगे ये सारे कंक्लूडिंग पॉइंट्स हैं। मैंने उतना ज्यादा मतलब वो ना डिक्टेशन मतलब वो लिखाया नहीं यहाँ पे बोर्ड पे, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है। इसमें आप सिर्फ कंक्लूजन्स निकालते हो। कंक्लूजन्स मतलब आपको सिर्फ लैटिस एनर्जी पता होनी चाहिए क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी पता होनी चाहिए क्या होती है, चार्ज स्टेबलाइजेशन जो मैंने बोला, चार्ज का स्टेबलाइज होना वो क्या होता है, वो कंसेप्ट, और एंड पे हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।